चमचमाती गाड़ी से निकलता हुआ आरुष ओबराय बड़ी ही शान के साथ चलता हुआ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो रहा था। कॉलेज की सारी लड़कियां मुझे नज़र उठा उठाकर देखा करती थी। हर लड़की मुझ पर फिदा थी, मगर मजाल थी जो मैं किसी भी लड़की को मुंह लगाता। हाँ, दोस्ती हर लड़की से करता था, ये मेरी पर्सनैलिटी थी, मगर लड़कियों को अपने सर पर चढ़ाकर उनके नखरे झेलना आरुष ओबराय के बस की बात नहीं थी। ओ हाय आरू, हेलो गाइस। मेरे सारे दोस्त कॉरिडोर में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अपने दोस्तों से मिलकर मुझे खुशी हुई। मेरी सुबह मामूली लोगों की तरह नहीं होती थी। यहाँ अमेरिका में मेरा ख्याल रखने वाले मेरे पूरे 10 बॉडीगार्ड थे। घर में भी 6-7 नौकर थे और बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मैं अपने गार्ड्स की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी आता था। मेरा एक अलग ही स्टैंडर्ड था। आखिर होता क्यों नहीं। मैं इंडिया में मौजूद मुंबई शहर के रहने वाले नितिन ओबराय, जो कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर कंपनी के मालिक हैं, उनका इकलौता बेटा था। ओबराय मैंशन, ओबराय पैराडाइज, ओबराय आर्किटेक्चर कंपनी और भी कई सारे ऐसे व्यवसाय थे जो मेरे पिता के नाम पर थे। वो मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शामिल होते थे। मेरे पास यहाँ अमेरिका में सब कुछ था, सिर्फ मेरे डैड मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। मेरा इस दुनिया में मेरे डैड और मेरी बुआ के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी नताशा बुआ, जिनको मैंने बचपन से अपने घर में देखा था, वो मेरे डैड की इकलौती बहन थी। मेरी उम्र 7 साल की थी जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। मेरे डैड चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन वो मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे। मॉम के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी। वो किसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते थे और मैं उनकी पत्नी की आखिरी निशानी था जो उनकी ज़िंदगी में मौजूद था। वो मुझसे बेहद प्यार करते थे। जब मेरी मॉम की मौत हुई थी तब मेरी बुआ जी लगभग 18 साल की थी। कुछ साल तक तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरी परवरिश की, लेकिन जब उनकी उम्र 25 साल हो गई तो डैड ने बुआ जी की शादी अपने एक दोस्त के साथ करवा दी। बुआ जी का घर तो बस गया। अब बचा था उनका बेटा, जो कि तब 14 साल की उम्र का था। उन्हें हमेशा अपने बेटे की फिक्र लगी रहती थी। इंसान जितना अमीर होता है उसके उतने ही ज़्यादा दुश्मन होते हैं। बचपन में तो मैं इस बात का मतलब नहीं समझा था, लेकिन मेरे डैड मेरी तरफ से बहुत सावधान रहते थे। उन्होंने बचपन में ही मेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त इतना सख्त कर दिया था कि वो मुझे बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे और हमारे घर पर भी सिक्योरिटी का सख्त पहरा रहता था। डैड तो हमेशा अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुंबई शहर में मेरे डैड के काफ़ी सारे होटल थे, लेकिन एक होटल ऐसा था जो मेरे डैड की सबसे पहली मेहनत की बुनियाद था। उसका नाम था एन.ए. ओबराय 5 स्टार होटल। इसी होटल से मेरे डैड की कामयाबी की बुनियाद रखी गई थी। इसी से उनकी कामयाबी की शुरुआत हुई थी। इस होटल को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। कई साल लगे थे उनको इस होटल से कामयाबी हासिल करने में। एन.ए. 5 स्टार होटल में हर सुविधा थी जो गेस्ट को बहुत पसंद आती थी। बड़े बड़े अमीर लोग हमारे होटल में ठहरते थे। इस होटल के बाद धीरे धीरे मेरे पिता को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला, लेकिन इस कामयाबी के बीच वो धीरे धीरे अपने बेटे से कहीं दूर होते जा रहे थे। उनका ध्यान अपने बिजनेस में ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की तरफ से थोड़ा बहुत परेशान भी हो जाते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज देंगे। वहाँ पर बेटे के साथ सिक्योरिटी होगी, उसका ख्याल रखने के लिए नौकर होंगे, जिसकी वजह से मेरे डैड इंडिया में रहकर आराम से अपने बिजनेस की देखभाल कर सकेंगे और उधर बेटे की पढ़ाई भी पूरी होती रहेगी और अमेरिका में उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने वाला भी कोई नहीं होगा। क्योंकि अक्सर मेरे पिता को इस बात की टेंशन रहती थी कि अगर मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो डैड खुद को माफ़ नहीं कर सकेंगे। फिर मेरी बुआ की भी शादी हो चुकी थी, इसलिए वो मेरे लिए और भी ज़्यादा फिक्रमंद रहते थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में मुझे अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था, मगर अमेरिका भेजने के बाद वो मुझे भूले नहीं थे। मेरे गार्ड्स की पूरी टीम मेरे साथ चलती थी। गार्ड्स का हेड चौधरी सिंह डैड का सबसे ख़ास आदमी था। उन्होंने उसे मेरे साथ भेजा था, जो हमेशा साई की तरह मेरे साथ रहता था और मेरा ख्याल रखता था। आज जब मेरी उम्र 25 साल हो गई है, तब भी मेरी पूरी सिक्योरिटी टीम मेरा बहुत ख्याल रखती है। डैड उन लोगों को फ़ोन करके बार बार मेरे पल पल की खबर लेते रहते थे। मैं तो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी पढ़ाई में बिजी था। लाइफ अच्छी गुजर रही थी। डैड से रोज़ मेरी फ़ोन पर बात होती थी।
वीडियो कॉल पर भी बात होती थी। डैड कई बार अमेरिका मीटिंग में आए थे तो मुझसे मिलने के लिए भी आए थे और मेरे साथ ही बंगले में ठहरे थे। वो साल में एक बार 1 महीना मेरे साथ रहकर चले जाते थे और कहते थे कि जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं तुम्हें इंडिया बुला लूँगा। अब मेरी पढ़ाई पूरी होने में 1 साल रह गया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 1 साल पूरा होने से पहले ही इंडिया वापस जाना पड़ सकता है। पिछले 3 दिन से मेरी डैड से फ़ोन पर कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि चौधरी की बात हमेशा डैड से होती रहती थी। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद जब मैं बैठकर घर जा रहा था, तब अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा तो देखा कि बुआ जी की कॉल थी। बुआ की कॉल आते ही मैं खुश हो जाता था। मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव की। बुआ जी की बातचीत में आज कुछ अलग ही ढंग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद उदास हैं। हालांकि वो मुझे कभी कभी कॉल्स किया करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से वो रोज़ मुझे कॉल कर रही थी और मेरे हालचाल पूछ रही थी। बार बार यही कहती थी कि तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मैं देख रहा था कि मेरी सिक्योरिटी टीम भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने इस बात की इन्वेस्टिगेशन निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिल सका था। फिलहाल मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं अपनी पढ़ाई में इतना बिजी था कि बाकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे सका। लेकिन काफ़ी टाइम से मेरी डैड से बात नहीं हो पा रही थी। डैड का मोबाइल नंबर ऑफ जा रहा था। बुआ जी कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे भी 6 महीने बाद तुम्हें यहाँ पर वापस आ जाना है। तुम्हें अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। वो बार बार एक ही शब्द दोहराया करती थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल डैड से बात करने के लिए बेचैन रहता था। न जाने क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। फिर फाइनली एक दिन मेरे दिल को तसल्ली मिल गई जब डैड की कॉल तो नहीं आई, लेकिन मैसेज आ गया था। उनके नंबर से मैसेज आया कि बेटा, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे इंडिया वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी से अपने एग्ज़ाम दो, अपनी डिग्री लो और फिर मैं तुम्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करूँगा। मेरे डैड एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी गद्दारी नहीं की, दूसरों का हक नहीं मारा। वो हमेशा से ही ईमानदारी से काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात मुझे नहीं बताई। उनका कहना था कि जब तुम यहाँ आ जाओगे, सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे और अपने हाथों में ले लोगे, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैं अपने बेटे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अमेरिका में रहकर पहले आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट करे, ताकि जब वो यहाँ हिंदुस्तान वापस आए तो उसे पूरा शहर जाने कि नितिन ओबराय का इकलौता बेटा आरुष ओबराय आ गया है और फिर अगला बिजनेस टाइकून वही होगा। डैड की बातें मुझे हमेशा खुश कर दिया करती थी और फिर फाइनली वो दिन भी आ गया जब मुझे इंडिया जाना था। इन 6 महीनों में एक बार भी मैंने डैड की आवाज़ नहीं सुनी थी। हाँ, मैसेज से बात लगातार होती रही थी। उनका यही कहना होता था कि मैं बहुत बिजी हूँ। फिलहाल मैं बहुत एक्साइटेड था। इंडिया जाने के लिए मेरी पूरी सिक्योरिटी टीम मेरे साथ थी और जब मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो मुझे लेने के लिए बुआ जी के साथ साथ 2-3 गार्ड्स आए हुए थे। ये सब देखकर मुझे कुछ बहुत अजीब लगा था, क्योंकि मेरी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। एयरपोर्ट पर मुझे लेने बुआ जी सिर्फ 2-3 गार्ड्स के साथ आई थी। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए। मैं बुआ जी से सवाल करना चाहता था कि डैड कहाँ हैं, वो मुझे लेने क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा, आरुष, अभी चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, घर पहुंचकर इस बारे में बात करते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने दिल में सोचा, चलो अच्छा है, इंडिया वाले बात को सस्पेंस में ज़्यादा रखते हैं और फिर सब कुछ बड़ी धूमधाम से होता है। लेकिन मैं दंग रह गया था। जब मैं अपने बंगले पर पहुंचा तो वहां पर भी शांति पड़ी हुई थी। सारे नौकर थे, गार्ड्स थे, जो लाइन लगाकर खड़े हुए थे, सर झुकाकर खड़े हुए थे मेरे स्वागत में। मुझ पर फूल भी बरसाए जा रहे थे, लेकिन वो रौनक और धूमधाम नहीं थी जो मेरे आने पर होनी चाहिए थी। डैड तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। बुआ जी अपने हस्बैंड के साथ अंदर दाखिल हो गई थी और मुझे भी अंदर आने का इशारा किया था। सब कुछ बहुत सूना सूना था। घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने उनसे सवाल किया कि ये सब क्या है बुआ जी? आप लोग तो कहते थे कि जब तुम आओगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे वेलकम में पूरा शहर इकट्ठा होगा, इतनी सुनसान। और डैड, मेक श्योर कि वो आज भी बिजी होंगे किसी न किसी मीटिंग में। बुआ जी कहने लगी कि अच्छा बैठ तो जाओ, हम लोग बैठकर बात करते हैं ना।
न जाने क्यों बुआ जी और अंकल जी के चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी। मैं आज बहुत समय के बाद इंडिया वापस आया था। अपने घर को हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन हर तरफ मुझे वीरानी सी नज़र आ रही थी। अपना ये घर जहाँ मैं बचपन में खेलता था, वो घर मुझे हर सुविधा होने के बावजूद भी आज घर नहीं लग रहा था। फिलहाल मैं पहले अपने रूम में गया, जाकर फ्रेश हुआ और जब रेडी होकर वापस नीचे आया तो देखा बुआ जी मेरे लिए खाना लगवा रही थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने के बजाय सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने अपनी टांग पर टांग रखी और घर में होने वाली हर हरकत को नोटिस करने लगा। तभी बुआ जी मेरे सामने आई और कहने लगी, आरुष चलो खाना लग गया है, खाना खा लो, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और कहा कि बस बुआ जी, आप मुझे कब से अपनी बातों में उलझा रही हैं। घर के माहौल से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरे आने पर मुझे कोई नौकर भी खुश नज़र नहीं आ रहा, डैड भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले 6 महीने से वो सिर्फ मुझसे मैसेज से बात कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि घर पहुंचने के बाद मुझे सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सरप्राइज़ का नामो निशान भी नहीं है। मुझे बताइए आखिर ये सब चल क्या रहा है। आप जानती हैं कि मैं पहेली पहेली नहीं खेलता, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता हूँ। बुआ जी ने एक गहरी सांस ली और मेरे सामने आकर बैठ गईं। कहने लगी, आरुष तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस पहले तुम थोड़ा सा खाना खा लो, उसके बाद बैठकर बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे जानना है कि आखिर बात क्या है। मैं यहाँ कई सालों के बाद वापस आया हूँ। यहाँ का माहौल देखकर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई है। आप अंकल जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि मेरी फैमिली, मेरे पिता हैं, वो कहाँ हैं? सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तक वो घर क्यों नहीं आए? बुआ जी ने अंकल जी की तरफ देखा। अंकल जी ने बुआ जी से धीमे शब्दों में कहा कि नताशा, बस बहुत हो गया। आरुष जो पूछना चाह रहा है उसे बता दो। आखिरकार तुम सब कुछ कब तक छुपाती रहोगी? मैंने हैरानी भरी नज़रों से बुआ जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, आरुष तुम्हारे डैड, मतलब भैया। इतना कहते हुए अचानक बुआ जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा शरीर उनके ऐसे रिएक्शन देखकर ढीला पड़ गया। मेरी सांसें घुलने लगी थी। लेकिन बुआ जी ने आगे जो कहा उसे सुनकर शायद मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई और ये बात मजबूरन हमने तुमसे छुपाकर रखी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं कि इस समय मैं आपके किसी भी घटिया मजाक के मूड में नहीं हूँ। बुआ जी ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अंकल जी कहने लगे, बेटा तुम्हारी बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 6 महीने पहले तुम्हारे डैड की मौत हो चुकी है और हम तुम्हें उनकी मौत की खबर देकर परेशान नहीं करना चाहते थे। बुआ जी कहने लगी कि हमारी बात का विश्वास करो आरुष, तुम भैया के इकलौते बेटे हो। हम नहीं चाहते थे कि वहाँ तुम्हें तुम्हारे पिता की मौत की खबर मिले और तुम परेशान हो जाओ। बुआ जी और अंकल जी की बात सुनकर तो मेरी आंखों में खून खौल उठा था। मैंने कहा, मेरे डैड की मौत हो गई और आप लोग मुझे अब बता रहे हैं? मैंने गुस्से भरी एक नज़र बुआ जी की तरफ डाली और कहा कि तभी आप रोज़ मुझे फ़ोन करके कहती थी कि अपना ख्याल रखना। आखिर आपने मुझसे मेरे पिता की मौत के बारे में क्यों छुपाया? आप जानती हैं कि इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक ही रिश्ता था। क्यों? आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? हालांकि हर बेटा अपने पिता की मौत पर परेशान हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके अंतिम समय में मैं उनको देख भी ना सकूं। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग? मेरी बात पर बुआ जी और अंकल जी की नज़रें झुक गई थी। बुआ जी सामने वाले सोफे से उठकर मेरे बराबर में आकर बैठ गईं। मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगीं कि देखो आरुष, तसल्ली से मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं था, बल्कि उनको जान से मरवाने की कोशिश की गई थी। 6 महीने पहले जब अचानक मुझे भैया के एक्सीडेंट की खबर मिली तो मैं फ़ौरन से अस्पताल पहुंची। वहां जाकर मैंने देखा कि भैया की सांसें चल रही थी। अंतिम समय में उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं और उनकी मौत की खबर तुम्हें ना दूं। वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके टाइम पर यहाँ वापस लौटो। तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता कि तुम अमेरिका गए हुए हो। बचपन में ही उन्होंने सबको ये बात कही थी कि उनका बेटा बाहर पढ़ता है, लेकिन कहाँ पढ़ने गया हुआ है ये बात किसी को नहीं बताई थी। उनके बहुत सारे दुश्मन हैं बेटा, और वो मरने से कुछ महीने पहले से ही इस बात को बहुत अच्छे से परख रहे थे कि उनके दुश्मन उनके साथ कोई चाल तो चल रहे हैं। वो अपने बचाव के लिए कुछ कर पाते, इससे पहले ही उनके दुश्मनों ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया। अब वो दुश्मन कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन भैया के मरने से कुछ महीने पहले से
मैं उन्हें काफ़ी परेशान देख रही थी। वो अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते रहते थे और अपने होटल के बारे में बात करते थे। कहते थे कि कुछ लोग उनको बिजनेस में परेशान कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका बिजनेस में लॉस हो रहा है और उनके किसी दुश्मन की नज़र एने होटल पर भी है। वो उस होटल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाया था कि वो किसी की मदद ले लें और सब कुछ ठीक कर लें। उनका कहना था कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि नितिन ओबराय को बर्बाद कर सके। लेकिन देखो, भैया गलत निकले और उनके दुश्मन कामयाब हो गए। भैया की बात मानते हुए मैंने तुम्हें उनकी मौत के बारे में नहीं बताया था और ना ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया। और अभी भी तुम्हारे आने की खबर हमने आउट नहीं की है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुश्मनों को पता चल जाए कि नितिन ओबराय का बेटा आ गया है और वो तुम पर भी किसी तरह का कोई जानलेवा हमला कर दे। आरुष, तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे पिता की मौत किसकी वजह से हुई, क्योंकि तुम अपने पिता की मौत का बदला ले सकते हो। भैया के सारे बिजनेस और उनकी सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे उनसे दूर होती जा रही है। हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हो तुम कर सकते हो। इसलिए हमने तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार किया और तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही भैया की मौत के बारे में तुम्हें बताया। मैंने कहा, तो फिर इतने टाइम तक मुझसे मैसेज से बात कौन करता रहा था? बुआ जी शर्मिंदा हुई और कहने लगीं कि आरुष, मैं तुमसे भैया के नंबर से मैसेज से बात किया करती थी ताकि तुम्हें किसी तरह का कोई शक न हो। आई एम सॉरी आरुष, मैं मजबूर थी। मेरे लिए मेरे भैया की बात मानना बहुत ज़रूरी था। ये सब सुनकर जहाँ एक तरफ मुझे अपने पिता की मौत का अफसोस हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बेहद गुस्सा मुझे मेरे पिता के दुश्मनों पर आ रहा था। आखिर ऐसा कौन था जो हमें बर्बाद करने पर तुला पड़ा था? मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया था और वहां से उठकर सीधा अपने कमरे में आ गया। गुस्से में मैंने कमरे का सामान इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया और अपनी आंखों से आने वाले आंसुओं को साफ किया। मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अभी तक ये समझता रहा कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और मुझे उनकी मौत का अब पता चल रहा है। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में मौजूद अपनी और डैड की तस्वीर को देखने लगा। इसमें हम दोनों कितने खुश नज़र आ रहे हैं। डैड ने हमेशा मेरे ख्वाहिशों का ख्याल रखा था। मुझे बचपन का वो दिन याद आने लगा जब मैं 6 साल का था और गार्डन में फुटबॉल के साथ खेल रहा था। मॉम और डैड मुझे देखकर खूब खुश हो रहे थे जब अचानक खेलते खेलते मैं गिर गया और मेरे घुटने पर चोट आई थी। मैं रोने लगा था। ज़्यादा चोट नहीं थी, चोट तो सिर्फ मामूली सी थी, लेकिन मेरी इस मामूली सी चोट से मेरे डैड को बहुत तकलीफ हुई थी। वो तड़प उठे थे और भागते हुए उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया था। मुझे रोते हुए देखकर उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे हंसाने की बहुत कोशिश की। जब मैं हंसने लगा तब जाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं तस्वीर को छूते हुए रो रहा था और साथ ही अपने दिल में ये फैसला भी कर चुका था, डैड, मैं आपके दुश्मनों को छोड़ूंगा नहीं। आपकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ अपने अंडर में बाद में लूंगा, लेकिन पहले ये पता लगाऊंगा कि आखिर आपका ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने आपकी जान तो ली ही, साथ ही उसकी नज़र आपकी दौलत पर भी पड़ी हुई है। वो इंसान अब आगे कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं उसको उसके ठिकाने तक पहुंचाकर ही रहूंगा और उसके लिए मैं जल्द ही तैयारी शुरू कर रहा हूँ। मेरे डैड ने हमेशा मुझे लोगों से छुपाकर इसलिए रखा ताकि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा सके। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी असली पहचान छुपाकर ही अपने पिता के होटल को बचाऊंगा और उनके दुश्मनों का पर्दाफाश करूंगा। कुछ दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया था, सूट बूट उतारकर मामूली से चप्पल पहन लिए थे ताकि कोई भी मुझे नितिन ओबराय का बेटा ना समझे। वैसे भी यहाँ कोई मुझे जानता नहीं था। मैंने अपने साथ अपने पिता के कुछ जानने वाले लोगों को मिला लिया और अंकल जी की मदद के साथ सबसे पहले तो उन लोगों का पता लगाया जो मेरे डैड के पीछे पड़े हुए थे। एक एक करके मुझे सब लोगों की डिटेल मिलती गई और फिर अब मेरा अगला कदम था मुझे अपने पिता की पहली कामयाबी की बुनियाद उनकी मेहनत से और ईमानदारी से बनाए गए होटल, जहाँ से ऊपर वाले ने उनको कामयाब करना शुरू किया था। मेरे पिता कोई फ्रॉड आदमी नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपनी मेहनत के हिसाब से खड़ी की थी। अपनी बड़ी कंपनी के साथ उनकी कई सारी बिल्डिंग भी थी, कई सारे होटल भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और लकी उनके लिए उनका पहला होटल ही था जिस पर उनके बहुत सारे दुश्मनों की नज़र थी। मुझे अपने पिता के दुश्मनों का पर्दाफाश करना था
और उन लोगों की गंदी नज़र अपने पिता के बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी से हटानी थी, तो मुझे बहुत सावधानी से काम लेना था। पता चला था कि मेरे डैड के दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया है उनके ना होने का, और वो लोग ये सोच रहे थे कि मेरे डैड का कोई नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे हमारा सब कुछ बर्बाद कर रहे थे। मगर उन्हें ये पता नहीं था कि खिलाड़ी अब मैदान में उतरने वाला है। यकीनन मेरे डैड का दुश्मन और उनकी जान लेने वाला, उनको बर्बाद करने वाला इंसान उनके पसंदीदा होटल में ही बैठा हुआ है। मैं अपना गेटअप चेंज करके अपने पिता के होटल पहुंचा। वहां पहुंचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस होटल के मालिक का बेटा होते हुए भी मैं यहाँ पर ऐसा हुलिया बनाकर जा रहा था जैसे कोई भीख मांगने वाला इंसान हूँ। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इतनी आसानी से बच्चा बनकर और मासूम बनकर इस होटल में कदम नहीं रख रहा था, बल्कि मैंने अपने डैड के फैमिली लॉयर के साथ मिलकर सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। तब जाकर मैं इस होटल में कदम रख रहा था। अब मुझे पता करना था कि आखिर मेरे डैड के साथ और उनको बर्बाद करने के पीछे उनके दुश्मन कौन कौन सी चाल चल रहे थे और क्या क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ आने से पहले बुआ जी ने मुझे बहुत समझाया था और कहा भी था कि तुम्हें अकेले वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सिक्योरिटी के साथ ही जाना चाहिए। मैंने बुआ जी को बताया था कि अगर मैं सिक्योरिटी के साथ जाऊंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। जिस तरह शातिर तरीके से मेरे पिता को मारा गया है, इस तरह से मैं उनके दुश्मनों से बदला लेना चाहता हूँ। जब मैंने इस होटल में कदम रखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपने डैड की याद आ गई। साधारण कपड़े पहनकर मैं इस होटल के अंदर गया और मैंने अपना नाम राहुल वर्मा बताया। मेरे हाथ में एक पुराना सा थैला था। मुझे देखते ही गार्ड के माथे पर फौरन शिकन आ गई थी। गार्ड ने मेरा हुलिया देखकर फौरन मेरा रास्ता रोकते हुए कहा कि ए लड़के, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा। मेरी आंखों में अहंकार था। मैं चाहता तो अभी और इसी समय उसका मुंह तोड़ सकता था, क्योंकि मैं किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और मासूम सी शक्ल बनाकर कहने लगा कि जी भैया जी, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो, ये लड़का कह रहा है कि इसकी यहाँ पर बुकिंग है। शक्ल और हुलिये से तो ये कोई भिखारी लगता है। गार्ड ने फिर मुझसे कहा कि चल निकल यहाँ से, तुझसे कोई गलतफहमी हुई है। तुझ जैसे लोग तो इस 5 स्टार होटल के आसपास भी नहीं भटकते और तू बुकिंग की बात कर रहा है। यहाँ सब अमीर लोग आते हैं। ये बहुत ही लग्जरी होटल है, कोई भी आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल के रिसेप्शनिस्ट विनोद सिन्हा ने ये बात सुन ली। उसने अपनी नज़रें मुझ पर डाली और ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। विनोद सिन्हा ने कहा कि सर, आपका गेटअप देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आपकी यहाँ पर कोई बुकिंग होगी। ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हो। मैंने उसी के मुताबिक उसे जवाब दिया कि सर प्लीज़ आप एक बार चेक तो कर लीजिए, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। विनोद ने लापरवाही से कहा कि ठीक है, मैं चेक करता हूँ, आप वेटिंग एरिया में चले जाइए। मैंने सर हिलाया और वेटिंग एरिया में आकर बैठ गया। मेरे कपड़े साधारण होने के साथ साथ बेहद गंदे और फटे पुराने भी थे, इसलिए मुझे देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े होटल में मेरी बुकिंग हो सकती है। लॉबी में बैठे हुए लोग मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा कि लगता है मुफ्त का खाने आया है। दूसरा बोला कि इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ का पानी भी खरीद सके। मैंने ये सब सुना, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं कोने में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। मैंने देखा था कि होटल की फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन लोग मुझे देख देख कर बातें बना रहे थे। अभी मैं वहीं बैठा हुआ था जब विनोद वहां से गुजरा और अपने एक साथी से कहने लगा कि इस लड़के को यहाँ से हटाओ। पता नहीं मैनेजर सर इसे देखकर क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को बिठाना भी बहुत अजीब है। इसके यहाँ होने से हमारे होटल की इमेज खराब हो रही है। उसके साथी ने हंसकर कहा कि ठीक है, थोड़ी देर बाद ये अपनी मर्जी से जाता है तो चला जाए, लेकिन अगर नहीं गया तो इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और उनके कहने के मुताबिक जब मुझे वहाँ बैठे हुए आधा घंटा और हो गया तो 2 गार्ड्स मेरे पास आए और ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से निकालने लगे। मैंने उन्हें चिल्लाते हुए कहा कि मेरी यहाँ पर बुकिंग है, प्लीज़ सर मेरी बात का विश्वास कीजिए। मगर उन दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया, जिस पर वहाँ पर मौजूद सारे लोग मुझे हंसते हुए देख रहे थे। लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी थी, क्योंकि मैं कुछ भी करके उस आदमी को देखना चाहता था जो मेरे डैड के इस होटल पर अपना कब्जा जमाकर बैठा हुआ था। होटल में ज़्यादा गेस्ट तो नहीं थे,
एक समय ऐसा था जब इस 5 स्टार होटल में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब तो गिनती के ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे। मैंने हार नहीं मानी थी। उस दिन तो मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था और मैं उस घटिया इंसान से नहीं मिल सका था। लेकिन फिर से अगले दिन मैं होटल गया और मैंने फिर से वही बात की कि यहाँ पर मेरी बुकिंग है। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझे मैनेजर सर से मिलना है, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विनोद ने कहा कि कल तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, आज क्या फिर यहाँ पर जलील होने के लिए आए हो? आखिर तुम्हें मैनेजर से क्या काम है? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैं एक्टिंग करने लगा कि प्लीज़ सर, मुझे मैनेजर सर से बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक बार आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए। विनोद कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं फ़ोन करके देख लेता हूँ। वैसे तुम जैसे लोगों को तो यहाँ पर भिखारी ही समझा जाता है। उसने मिनमिनाते हुए मैनेजर सर को फ़ोन लगाया। सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। मैनेजर ने शायद मुझे कमरे में देख लिया था। उसने रिसेप्शनिस्ट से हंसते हुए कहा, क्या ये हमारा गेस्ट है या भीख मांगने के लिए आया है? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसे वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बिठा दो, थक हार कर खुद ही यहाँ से चला जाएगा। विनोद ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं ठिठक गया था और गहरी सांस लेते हुए एक तरफ बैठकर इंतजार करने लगा। मैंने सोच लिया था कि सच को छुपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। कुछ भी हो जाए, मैं आज मैनेजर से मिलकर ही जाऊंगा और अगर आज भी मुझे निकाल दिया गया तो मैं दोबारा फिर से यहाँ आऊँगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था लेकिन मैनेजर ने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया और फिर वही हुआ, मुझे फिर से गार्ड्स के थ्रू धक्के देकर निकलवा दिया गया। अगले दिन मैं फिर से होटल पहुंचा। आज मुझे होटल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, मगर मैं सिक्योरिटी गार्ड के आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि मेरी यहाँ पर बुकिंग है और मुझे मैनेजर से भी मिलना है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। बड़ी मुश्किल से मुझे अंदर आने की परमिशन मिली थी। मैं जानता था कि कल से अगर मैंने ये एक्टिंग दोबारा की तो मुझे अंदर आने की परमिशन भी नहीं मिलेगी और फिर से वही हुआ। मैनेजर मुझसे आज भी नहीं मिलना चाहता था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा जब अचानक सामने से मुझे एक वेट्रेस आती हुई नजर आई। उसने ट्रे में ग्लास पानी रखा हुआ था। उसने कहा, सुनिए सर, ये लीजिए आपके लिए पानी। आप यहाँ पर क्यों रोज़ अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आ जाते हैं? आप जैसे लोग इस होटल में नहीं आते। अगर आपको कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो आप रिसेप्शन पर जाकर मदद मांग सकते हैं, लेकिन इस तरह यहाँ बैठे रहकर इंतज़ार करना आपके लिए बेकार है। ये वेटर लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके बोलने का अंदाज, नर्म व्यवहार काफ़ी अच्छा था। इसने मुझे एक अलग तरीके से समझाया था। मैंने कहा, मैडम, कोई भी गरीब अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। देखिए, मैंने काफ़ी सारे पैसे देकर यहाँ बुकिंग करवाई है, मगर मुझे कोई भी यहाँ कमरा देने को तैयार नहीं है। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं कहीं से पैसों की व्यवस्था करके यहाँ पर ठहर नहीं सकता क्या? उसने कहा कि जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। वो लड़की रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही थी, तभी मैंने उसे आवाज़ लगाई और कहा कि सुनिए, अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो आप मैनेजर सर से एक बार मुझे मिलवा दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा, मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। उसने कहा कि देखिए, मैनेजर सर इतनी आसानी से आपसे नहीं मिल सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं मिल सकते? क्या मैं इस बात की वजह जान सकता हूँ? वो थोड़ी हिचकिचाई थी, फिर बोली, ठीक है। दरअसल वो इधर उधर देखने लगी और बातों को टालम टोल करने लगी। फिर बोली, मैं मैनेजर सर से आपके बारे में बात करती हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो आप उनसे मिल लेना। इतना कहकर वो वापस चली गई थी। मगर ये एक लड़की ऐसी थी जो इस पूरे स्टाफ से बिल्कुल अलग थी। मुझे पूरा यकीन था कि ये लड़की पुराने स्टाफ की है, क्योंकि अक्सर मेरे डैड मुझे बताया करते थे उन्होंने होटल में अच्छे व्यवहार वाले लोगों को ही नौकरी दी हुई है। लेकिन मैंने तो यहाँ आने के बाद देखा था कि वेटर से लेकर रिसेप्शनिस्ट तक, गार्ड से लेकर गेस्ट तक, किसी का भी व्यवहार अच्छा नहीं था। यकीनन होटल मैनेजमेंट का स्टाफ बदल दिया गया है और ये लड़की पुराने स्टाफ में से है। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या ये लड़की मेरी मदद कर सकती है? अगर ये लड़की पुरानी है तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ जानती है और ये मुझे होटल से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें भी बता सकती है। मुझे अभी यहाँ बैठे हुए आधा घंटा गुजरा था। वो लड़की दोबारा से मेरे पास आई और कहने लगी, आई एम सॉरी सर, आप यहाँ से जा सकते हैं। सर आपसे नहीं मिलना चाहते। मैंने आपकी सिफारिश सर से की थी। उनका कहना है कि अगर आज के बाद आप इस होटल में दिखाई दिए तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ लगाई और कहा, नितेश ओबराय, ये होटल उनका ही है ना?
मेरे सवाल पर वो चौंक गई और कहने लगी कि जी नहीं, नितेश ओबराय ने ये होटल अभिषेक सिंघानिया जी को बेच दिया था मरने से पहले। तो अब ये होटल अभिषेक सिंघानिया जी की संपत्ति है और वही इस होटल के मालिक हैं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और फिर मैं वहाँ से पलटकर आ गया। मैं जानता था कि अब मुझे इस होटल में एंट्री नहीं मिलेगी, मगर ये लड़की मेरे बहुत काम आ सकती है। अब मुझे कुछ भी करके इस लड़की को मोहरा बनाकर इससे अपना फ़ायदा लेना था। मैंने अपने आदमियों से इस वेटर लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला कि ये लड़की पिछले 4 साल से हमारे होटल में वेटर की नौकरी कर रही है। हैरानी की बात ये थी कि पूरा स्टाफ चेंज कर दिया गया था, लेकिन ये लड़की पुरानी ही थी। ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और इसका नाम शिल्पा वर्मा था। मैं इस लड़की से होटल में तो नहीं मिल सकता था, लेकिन मैंने इसका बाहर पीछा किया और फिर फाइनली इस लड़की से बात करने का फैसला कर लिया। मैं जानता था कि वो मुझे इस तरह से इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताएगी। मैंने अपने आदमियों से इस लड़की को किडनैप करवाया और इसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया। ये लड़की बुरी तरह से डरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से इसे समझाया था और पैसों का लालच दिया था और कहा था कि कुछ भी करके मुझे होटल के नए मालिक की डिटेल लाकर दो। ये लड़की शरीफ थी, समझदार थी, मेरे लालच में नहीं आ रही थी। फिर मजबूरन मुझे इस लड़की को अपनी पूरी हकीकत बतानी पड़ी। तब जाकर वो मेरी बातों में फंसी थी, क्योंकि वो जज्बाती लड़की थी। अगर वो लालची होती तो डरने के बाद पैसों के लालच में आ सकती थी और खामोशी से अपना काम कर सकती थी, लेकिन हकीकत में वो एक समझदार लड़की थी। उसने मेरी मदद इंसानियत के नाते की, क्योंकि उसे मेरी बात पर विश्वास हो गया था कि मैं नितिन ओबराय का बेटा हूँ, और उसने मुझे बताया कि ओबराय सर के लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में मुझे नौकरी दी थी जब मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी बात सुनकर मैं इम्प्रेस हुआ था। वो लड़की बहुत अच्छी थी और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अभिषेक सिंघानिया कोई मामूली इंसान नहीं था। ये आदमी 7 साल पहले मेरे पिता का बिजनेस पार्टनर रह चुका था। जब उसे पता चला कि मेरे पिता को सबसे ज़्यादा कामयाबी एनए होटल से है, तब उसने उसी को हासिल करने की ठान ली और पार्टनर बनकर मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपने लगा। शिल्पा ने मुझे बताया कि सर बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने होटल मैनेजमेंट के स्टाफ को हमेशा यही समझाया था कि किसी भी गरीब, किसी भी गेस्ट या किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। होटल के अंदर हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना है। ओबराय सर के होते हुए होटल की रेपुटेशन हमेशा अच्छी बनी रही थी, लेकिन उनके मरने के बाद जब सब कुछ उनके पार्टनर अभिषेक सिंघानिया ने संभालना शुरू कर दिया, तो उन्होंने पूरा स्टाफ ही चेंज कर दिया। वो मुझे भी होटल से निकाल रहे थे, मगर मैं उनके पैरों में गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे यहाँ से मत निकालिए। मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी समय हो गया। मुझे इतनी आसानी से कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। तब कहीं जाकर वो मुझे नौकरी पर राज़ी हुए। नया स्टाफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओबराय सर के मरने के बाद से ही होटल मैनेजमेंट धीरे धीरे लॉस में जा रही है। जहां हमारे होटल में रोज़ 300 से 400 के करीब गेस्ट आते थे, अब लगभग 100 के करीब गेस्ट भी दिन में मुश्किल से आते हैं, क्योंकि होटल की सुविधाएं ख़राब कर दी गई हैं। स्विमिंग पूल की सफाई नहीं होती, जिम स्पा में फैसिलिटीज़ कम कर दी गई है, वाईफाई के कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। 24/7 रूम सर्विस का कहकर स्टाफ के लोग हंसी मजाक करते रहते हैं। होटल में अगर कोई नुकसान होता है तो उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जाती। गेस्ट को अच्छा खाना सर्व नहीं किया जा रहा। होटल की जितनी रेपुटेशन थी उस सब को जानबूझकर मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ताकि धीरे धीरे करके इस होटल का नामो निशान ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ होटल ख़त्म करके एक मॉल बना दिया जाए। जी, मॉल के मालिक अभिषेक सिंघानिया होंगे। वो कुछ भी करके इस होटल को बर्बाद करना चाहते हैं और इस होटल को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये होटल बरसों से ओबराय सर के नाम से चलता आ रहा है। होटल का मैनेजर भी बहुत घमंडी इंसान है। वो लोग जानबूझकर होटल को लॉस में लेकर आ रहे हैं। शिल्पा की बात सुनकर गुस्से से मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। मेरे पिता की बरसों की संपत्ति को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा था, ये मैं होने नहीं दे सकता था। अब मुझे वो कदम उठाना था जिसका मैं हकदार था। मेरे पास सब कुछ था। मैं डायरेक्टली भी उन लोगों का सामना करके अपने होटल को अपने कब्जे में ले सकता था, लेकिन नहीं, शिकार को हमेशा पिंजरे में तभी फंसाना चाहिए जब शिकार खुद कमज़ोर होकर पिंजरे में फंसना चाहे। अब मुझे अभिषेक सिंघानिया का पता लगाना था। मैंने शिल्पा से माफ़ी मांगी थी। उसे मैं बता तो चुका था कि मैं नितेश ओबराय का बेटा हूँ
और अपने पिता के दुश्मनों से बदला लेना चाहता हूँ। मैंने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया था कि उसने मेरी मदद की। आगे भी शिल्पा मेरी मदद करने के लिए तैयार थी। शिल्पा की मदद और अपने कुछ आदमियों की मदद से अभिषेक सिंघानिया के खिलाफ मैं सारी डिटेल निकाल चुका था। मैं भेस बदल कर अपने पिता की आर्किटेक्चर कंपनी में गया, उनकी साइट्स पर गया, होटल में गया, जहाँ जहाँ उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई थी वहाँ वहाँ गया और धीरे धीरे मैंने वहाँ की सारी डिटेल्स निकाल ली कि वहाँ पर क्या क्या घोटाला किया जा रहा है। हर जगह मुझे अभिषेक सिंघानिया का नाम जाहिर होता नजर आया था। वो इंसान मेरे पिता को कमज़ोर करना चाहता था, लेकिन मेरे डैड हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हमेशा ही शेर की तरह लोगों का सामना करते थे। तभी तो अभिषेक सिंघानिया ने उनको मारने का ऑप्शन चुना, क्योंकि उनके जीते जी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मुझे अपना असली रूप दिखाना था। मैं अभिषेक सिंघानिया से मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक अभिषेक सिंघानिया का नाम ही सुना था। अभिषेक सिंघानिया भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि नितेश ओबराय का बेटा आरुष ओबराय अमेरिका में पढ़ने के लिए गया हुआ है। इधर मेरी बुआ जी ने और अंकल जी ने काम बहुत अच्छा किया था कि मेरे डैड के मरने के बाद जब मीडिया वालों ने उन लोगों से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उसमें जाहिर किया कि आरुष ओबराय अमेरिका में सेटल हो चुका है और उसने वहीं पर शादी कर ली है। उसका इंडिया आने का कोई इरादा नहीं है। अपने पिता की मौत पर भी वो नहीं आया, क्योंकि बचपन से ही उसे अपने पिता से कोई खास लगाव नहीं था। इस बात से दुश्मनों को और बढ़ावा मिल गया और उन्होंने सोचा कि उनका रास्ता साफ है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये सब एक चाल थी जो मेरे बहुत काम आने वाली थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं अपने पिता के दुश्मन को पकड़ने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा था। एक दिन मुझे शिल्पा ने बताया कि जर्मनी की एक टीम यहाँ मॉल बनाने के लिए अभिषेक सिंघानिया से मीटिंग करने होटल आने वाली है। बस यही मौका मेरे पास बहुत अच्छा था। जिस दिन मीटिंग थी और जो टाइम मीटिंग का फिक्स किया गया था, उसी टाइम पर मैं अपनी एंट्री देने वाला था। जर्मनी के क्लाइंट्स आ चुके थे और वो लोग मीटिंग रूम में जाकर बैठ गए थे। अभी होटल से रिलेटेड बातचीत शुरू ही हुई थी जब मैं 5 गाड़ियों के साथ और अपने लगभग 15 से 20 बॉडीगार्ड के साथ होटल पहुंचा तो होटल में मौजूद सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अक्सर इस होटल में अमीर लोग आते रहते थे, लेकिन मुझे देखकर सब लोग दंग रह गए थे। जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और मेरे पीछे पीछे मेरे गार्ड्स जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी वो मेरे साथ अंदर दाखिल हुए, तो किसी की मजाल नहीं थी कि कोई मुझे रोक सके। शिल्पा भी मुझे कॉन्फिडेंस भरी नज़रों से देख रही थी। होटल के सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, यहाँ तक कि होटल मैनेजमेंट का एक एक इंसान मुझे देखकर हैरान रह गया था। कुछ तो मुझे पहचान भी गए थे कि मैं वही इंसान हूँ जो कुछ समय पहले यहाँ आया था और यहाँ अपनी बुकिंग होने का दावा कर रहा था। लेकिन मुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया गया था। मुझे बीच में रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी। मैं सीधा चलता हुआ मीटिंग रूम में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ तो सारे लोग चौंक गए थे। अंदर अभिषेक सिंघानिया और उसका बेटा राहुल सिंघानिया भी मौजूद था। जर्मनी के जो लोग मीटिंग करने के लिए आए थे और यहाँ मॉल बनाने के लिए अपने शेयर्स देने वाले थे, उनके सामने मैं जाकर खड़ा हो गया था। फिर मैंने सबको अपना इंट्रोडक्शन बड़े ही घमंड के साथ दिया। हेलो, आई एम आरुष ओबराय, इस होटल का मालिक, नितेश ओबराय का इकलौता बेटा। ये सुनकर अभिषेक सिंघानिया और उसके बेटे को एक जोरदार झटका लगा था, जबकि वहां पर बैठे हुए सारे लोग फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगे थे। अभिषेक सिंघानिया ने कहा, व्हाट द हेल, कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। किसने तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दी? मैंने अपने फैमिली लॉयर मिस्टर द्विवेदी को आगे किया। उन्होंने टेबल पर सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए और जर्मनी से आए हुए लोगों को बताया कि आप लोग जिस इंसान से बात कर रहे हैं ये होटल का असली मालिक नहीं है, बल्कि असली मालिक आपकी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। ये सुनकर जर्मनी वाले लोग भड़क उठे थे। उन्होंने कहा, आखिर हमारे साथ ये क्या मजाक हो रहा है? जब मेरे लॉयर ने अपनी लैंग्वेज में उनको सब कुछ समझा दिया और बताया कि नितेश ओबराय इस होटल के 100% के मालिक हैं, जबकि अभिषेक सिंघानिया ने सिर्फ उनकी संपत्ति पर कब्जा किया है और वो ये संपत्ति धोखे से आपको दिखाकर आपसे शेयर्स वसूल करना चाहते हैं। जर्मनी से आई टीम गुस्से से खड़ी हो गई थी। सारी हकीकत पता चलने के बाद उन लोगों ने अभिषेक सिंघानिया और उसके बेटे को खरी खोटी सुनाई और वो लोग वहां से चले गए। इस दौरान अभिषेक सिंघानिया और उसके बेटे का पारा हाई हो गया था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लोग गार्ड्स को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन गार्ड्स में से कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं था।
उनकी हैसियत मैं ख़त्म कर चुका था और मैं पुलिस को उनके सारे काले चिट्ठे दे चुका था, वो भी पूरे सबूत के साथ। मैं भी आरुष ओबराय था, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अभिषेक सिंघानिया के सारे काले धंधे मैं पुलिस को दे चुका था। अभिषेक सिंघानिया और उसके बेटे ने अब तक जो जो करप्ट काम किए थे, उन सबको मैं अपनी आंखों से देख चुका था और उन सब की डिटेल और सबूत निकालने के बाद सब कुछ पुलिस के सामने पेश कर चुका था, क्योंकि उसके अपने ही आदमियों को मैंने अपने पैसे से खरीद लिया था और उन लोगों को सड़क पर लाने का पूरा पूरा प्लान कर चुका था। वो लोग गुस्से से तिलमिला रहे थे, भड़क रहे थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर आकर उन्हें अरेस्ट कर लिया और पुलिस उन दोनों को अपने साथ ले गई। वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने उन दोनों को बहुत लाचार कर दिया था। जिस तरह उन लोगों ने मेरे पिता को लाचार और मजबूर किया था और मरने से पहले मेरे पिता को हर तरह से तंग करने की कोशिश की थी। मैंने होटल के पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया और उन लोगों को बताया कि ये मेरा होटल है, मेरे डैड का होटल है। तुम लोगों का व्यवहार मैं देख चुका हूँ और अब तुम में से कोई भी यहाँ नौकरी पर नहीं रहेगा। जिस तरह मेरे डैड अपने होटल की इज्जत बनाने के लिए हमेशा अच्छे लोगों को यहाँ नौकरी पर रखते थे और यहाँ के स्टाफ के अच्छे व्यवहार और यहाँ के अच्छे कार्य की वजह से इस होटल की इज्जत होती थी, उसी तरह से यहाँ की इज्जत अभी भी बरकरार रहेगी। लेकिन तुम लोगों के होने से नहीं। रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, गार्ड्स और होटल मैनेजमेंट के स्टाफ का एक एक मेंबर बेहद शर्मिंदा था। इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं थी। वो लोग लापरवाही से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। अभिषेक सिंघानिया का मकसद था होटल की रेपुटेशन खराब करना, जो कि आसानी से हो रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैंने सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया था और अभी भी अगर स्टाफ में कोई बाकी बचा था तो वो थी शिल्पा, जिसने मेरी बेहद मदद की थी। अभिषेक सिंघानिया और उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे थे। कई महीनों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और फिर फाइनली जब फैसला हुआ तो वो मेरे ही हक में हुआ था। और होता भी क्यों नहीं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मैं बहुत खुश हुआ था। मेरे पिता का बिजनेस मिल गया था। मेरे पिता के कारोबार में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था वो सब कुछ भी मैं ठीक कर चुका था। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत आभारी था। बुआ जी और अंकल जी भी बहुत खुश थे और अब पूरे शहर को पता चल चुका था कि मैं, यानी कि नितेश ओबराय का बेटा आरुष ओबराय, दुनिया के सामने है। मैं बहुत खुश था, लेकिन अपनी खुशी के बीच में एक इंसान को भूल गया था जिसने मेरी बेहद मदद की थी। वो थी शिल्पा। मैंने होटल के पूरे स्टाफ को बदल दिया था। इस काम में भी मेरी शिल्पा ने बहुत मदद की थी और हमने अपने होटल में जांचे और परखे हुए लोगों को नौकरी पर रखा था और सब कुछ ठीक कर दिया था। मैं शिल्पा को पसंद करने लगा था। हालांकि वो बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कभी मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था। शिल्पा की मासूमियत, उसकी मासूम अदाएं मुझे बहुत अच्छी लगी थी और फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि इस मतलबी दुनिया में उस गरीब लड़की ने बिना किसी मतलब के मेरी मदद की थी। एक दिन मैंने शिल्पा के सामने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया था और उससे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी। मुझे उम्मीद थी कि वो हाँ कर देगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसने कहा कि सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दुनिया को लगेगा कि मुझ जैसी लड़की ने आप जैसे अमीर इंसान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और फिर खुद बन गई मालकिन। मुझे दौलत शोहरत का कोई शौक नहीं है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में मेरी 3 बहनें और मेरी माँ है जो बीमार रहती हैं। बस मैं अपने परिवार के लिए ही यहाँ पर नौकरी करती हूँ। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ। अपनी बहनों की शादी करना चाहती हूँ। अपनी माँ का इलाज करवाकर उन्हें सेहतमंद करना चाहती हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं आपसे शादी करने के बाद लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं डाल सकती। शिल्पा की बातें मेरे दिल पर जाकर लगी थी। मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से मेरी मोहब्बत में कैद नहीं होगी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती थी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती होती तो शायद मुझसे शादी के लिए मान जाती। वो एक ऐसी लड़की थी जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी थी। अब मुझे उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी थी। मैं हर रोज़ उसके घर जाता था। उसकी माँ और बहनों से मैंने दोस्ती कर ली थी। उसकी माँ का इलाज मैंने करवाना शुरू कर दिया था। हालांकि वो इस बात पर बहुत इनकार कर रही थी और धीरे धीरे उसकी बहनों की शादी करवाने में मैंने उसकी मदद की थी। वो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन गई थी। मैं उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता था। मैं चाहता था कि कुछ भी करके उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत बस जाए। और फिर फाइनली मैं एक दिन इस काम में कामयाब हो गया, जब एक रात अचानक उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई और शिल्पा अकेली बहुत परेशान हो रही थी।
मैं फौरन आधी रात के समय शिल्पा की माँ को अस्पताल लेकर गया और उनका इलाज करवाया। शिल्पा की माँ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। टाइम पर उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचने से उनकी जान बच गई थी। शिल्पा बुरी तरह से रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे डरा दिया था। जब उसकी माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो वो मुझे थैंक यू बोलने लगी और फिर कुछ समय के बाद जब उसकी माँ ठीक हो गई तो फिर उसने मेरी मोहब्बत का इजहार स्वीकार कर लिया था। इस तरह मेरी और शिल्पा की शादी हो गई और वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई। मुझे मेरी ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इंडिया वापस आने के बाद यहाँ की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल रहा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल होता है, ख़ासकर उन लोगों की जो बिन माँ बाप के होते हैं। अब मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पिता नहीं हैं। इस बात का अफसोस मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन मेरे पिता के मुजरिमों को भी सज़ा मिल गई। जब कोर्ट में सिंघानिया के खिलाफ कार्यवाही चल रही थी, तब बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर गवाही दी और सबूत पेश किए कि नितेश ओबराय को जान से मारने वाला इंसान भी यही है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मेरे पिता अमीर इंसान ज़रूर थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी दौलत का गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की थी। कुछ लोग मेरे पिता की मौत पर अभिषेक सिंघानिया के डर से खामोश थे, सच जानते हुए भी कुछ नहीं बोले थे। लेकिन जब अभिषेक सिंघानिया और उसके बेटे को जेल हुई तो उन लोगों के अंदर गवाही देने की हिम्मत जाग उठी थी और इस तरह सब सामने आ गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।